हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफील्ड 24 में। तो आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश और प्रकाश के गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। तो देखिएगा प्रकाश, तो यहाँ आप लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की हाँ देखिएगा दोस्तों, प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, अर्थात हम कह सकते हैं हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हमारी आंखें किसी भी वस्तु को बिल्कुल भी देख नहीं सकती। अर्थात जो हमारी आंख है वो प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करती है, बिना उसकी उपस्थिति के कोई कार्य नहीं करती। तो अब चलिए देखते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों, प्रकाश है तो प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। पहला वर्ष में देखेंगे, प्रकाश जब चल रहा होता है तो एक सीधी रेखा में चल रहा होता है। प्रकाश किस रेखा में चलता है? बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में चलता है, अर्थात प्रकाश एकदम सीधा चलेगा, किसी भी दिशा में जाएगा बिल्कुल सीधा ही चलेगा। ये इस तरीके से नहीं चल सकता, ऐसे प्रकाश कभी भी नहीं चल सकता। प्रकाश सदैव सीधी रेखाओं में चलता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखाओं में चल रहा होता है। तो आपको सबसे पहले आपका पहला गुण होगा पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। क्या अब यहाँ एक टॉपिक आती है, क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं? जी नहीं, हम लोग प्रकाश को बिल्कुल भी देख नहीं सकते, बल्कि प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश को हम लोग बिल्कुल भी देख नहीं सकते, प्रकाश की उपस्थिति में हम सबको वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दूसरा गुण आपका हो गया यानी देखिएगा दोस्तों, प्रकाश को हम देख नहीं सकते और जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं उन वस्तुओं को हम अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य। जिन वस्तुओं को हम लोग प्रत्यक्ष देख पाते हैं उन वस्तुओं को कहते हैं दृश्य, और जिनको हम लोग नहीं देख पाते उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य है, मतलब हम प्रकाश को देख नहीं सकते परंतु देखने में सहायता करता है। यदि हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो वह देखने में क्या करता है? सहायता करता है। क्योंकि यदि प्रकाश है ही नहीं तो हम किसी भी वस्तु को बिल्कुल भी देख नहीं सकते। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, प्रकाश सीधी रेखाओं में चल रहा होता है। दूसरा आप देखेंगे, प्रकाश स्वयं तो अदृश्य है लेकिन देखने में सहायता करता है। तीसरा गुण इसका क्या है? प्रकाश खुद द्रव्य नहीं है, क्योंकि ना तो इसका वजन होता है, ना ये स्थान घेरती है, ना तो इसका कुछ वजन होता है और ना ये स्थान घेरती है, ना तो हम इसको अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं।
हम ना तो इसे आंख से देख सकते हैं, ना हाथ से छू सकते हैं, ना कान से सुन सकते हैं, ना जीभ से चख सकते हैं। तो ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं और ये ज्ञानेंद्रियां इनको जरा सा भी आभास नहीं कर सकती है, इसलिए प्रकाश जो है वो द्रव्य नहीं है। तो आपका तीसरा हो गया। अब आपको देखना है दोस्तों चौथा गुण क्या है। प्रकाश तो द्रव्य नहीं है। अब हम सबको देखना है प्रकाश कहाँ कहाँ चल सकता है। तो एक बात, प्रकाश ठोसों में भी चल सकता है। जैसे आप देखते हैं कांच, कांच क्या है? ठोस है, बस वो पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी, यहाँ एक टॉपिक आ गया, पारदर्शी क्या है? वह वस्तुएं जिनके आर पार किरणें प्रवेश करके निकल जाते हैं उन्हें कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। तो अब आपको बड़ी आसानी से समझ में आना चाहिए कि पारदर्शी है क्या। जिनके आर पार देखा जा सके या किरणें आर पार चली जाएं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो क्या कांच में प्रकाश प्रवेश नहीं करता? जी बिल्कुल करता है। तो कांच में भी चल सकता है। कांच है क्या? ठोस है। कांच क्या है? ठोस है। तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से, कांच क्या है? ठोस है, उसमें भी चल सकता है। आप जल की बात कर लीजिए, जल क्या है? द्रव है। जल क्या है? द्रव है। यदि जल शुद्ध और स्वच्छ है तो उसमें भी प्रकाश की किरणें बड़े आराम से चली जाती हैं। जैसा कि आप देखिएगा किसी टैंक में पानी भरा हुआ जो कि बिल्कुल भी साफ हो, उसमें कोई अशुद्धियां ना हो, फिर आप ऊपर से टॉर्च जलाइएगा, उस टैंक की तली तक आप बड़े आराम से देख पा रहे हैं। मतलब किरणें चलकर जा रही हैं द्रव में भी। तो यहाँ पर प्रकाश ठोस में भी चल सकता था, प्रकाश द्रव में भी चल सकता है। आप टॉर्च जलाते होंगे, पानी नहीं है, ठोस नहीं है, तो वहाँ वायु जरूर होती है, और वायु एक प्रकार की गैस है। तो हम कह सकते हैं जो प्रकाश की किरणें वो गैस में भी चल सकती हैं। तो अब यहाँ से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, प्रकाश ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, और गैस में भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। वो बिना माध्यम के भी चल सकता है, चाहे कोई माध्यम रहे और चाहे कोई माध्यम ना रहे। जैसा कि हम लोग देखते हैं, अगर वायु भी नहीं है तो हम लोग निर्वात कहते हैं, यानी जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है। वैसे आप जानते हैं जहाँ ना ठोस है ना द्रव, वहाँ गैसें होती हैं। गैसें अर्थात वायु है। लेकिन जहाँ वायु भी नहीं है हम लोग कहते हैं वहाँ निर्वात है। क्या है? निर्वात। यदि हम लोग निर्वात में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मतलब वहाँ किरणें आ रही हैं, किरणें आ रही। जैसे सूर्य से चलने वाली किरणें जब सूर्य से निकल कर आती हैं तो आर पार वायु नहीं है, बीच में वायु नहीं है, फिर भी किरणें पृथ्वी तक चलकर आ जाती हैं। मतलब जहाँ वायु है वहाँ तो आती ही है, और जहाँ वायु नहीं है वहाँ भी किरणें चली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश संचरण के लिए, संचरण मतलब आने जाने के लिए, प्रकाश के आने जाने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ लिखेंगे हाँ। तो देखिएगा दोस्तों, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की तो कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। ये ठोस द्रव गैस सब में चल सकता है। तो यहाँ आपको अगला पॉइंट लिखना है, प्रकाश सभी माध्यमों अर्थात ठोस, द्रव व गैस, प्रकाश सभी माध्यमों में चल सकता है। प्रकाश सभी माध्यमों में चल सकता है, और सभी माध्यमों के अलावा जहाँ माध्यम नहीं है वहाँ भी चल सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो अब चलिए देखते हैं,
प्रकाश कहाँ चल सकता है? निर्वात में भी चल सकता है। अब आइए देखते हैं इसका अगला गुण क्या हो सकता है। क्या प्रकाश के निर्वात में कुछ चाल भी होती होगी? तो अब एक बात और समझना है, अगर आप जहाँ भी दौड़ रहे हैं, जहाँ कोई माध्यम नहीं है, तो वहाँ आप तेजी से गति कर सकते हैं। जैसे प्रकाश की चाल ऐसे में आपकी चाल की भांति है। यदि जहाँ सघन माध्यम है, मतलब कण पास पास है, वहाँ आपकी भी गति धीमी हो जाती है। जैसा कि आप देखते हैं जहाँ भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, रोड आर पर खाली, वहाँ आप बहुत तेजी से चल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भीड़ है तो आपकी गति कम हो जाती है, भीड़ और ज़्यादा हो गई तो आपकी गति और कम हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं ठोसों में प्रकाश की चाल कम होती है, द्रव में उसकी तुलना में कुछ अधिक होती है, और सबसे अधिक होती है गैसों में। जितनी गैसों में प्रकाश की चाल होती है उतनी ही होती है निर्वात में। अर्थात निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल समान होती है, जिसका मान वैज्ञानिकों ने बताया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब हम लोग लिख लेंगे अगला पॉइंट। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल दोस्तों कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। समझ गए होंगे शायद, उम्मीद है आपको समझ में आ भी रहा होगा। देखिएगा अभी और भी प्रकाश के बहुत गुण होते हैं। प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन के नियमों का पालन भी करता है। अपवर्तन का मतलब होता है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उसके विचलित होने की घटना, विचलित का मतलब है मुड़ जाने की घटना। जैसे वो जा रहा था सीधा, जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तुरंत उसने अपना रास्ता बदल दिया, थोड़ा घूम गया, यानी थोड़ा मुड़ गया। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और दूसरा गुण क्या है इसका दोस्तों? प्रकाश परावर्तन के नियमों का भी पालन करता है। जैसे हम लोग प्रकाश की किरणों को भेजते हैं और प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो किरणों का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग दर्पण ले लेंगे, जिसे हम लोग घरों में शीशा कहते हैं, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देख रहे होते हैं, उसे विज्ञान दर्पण कहता है। उस दर्पण पर आप टार्च को जलाइए जो कि बहुत चिकना होता है। अब जब उस पर जलाते हैं तो किरणें जिस तरफ से आपने भेजा था उसी तरफ वापस लौट आती है। इस घटना को दोस्तों क्या कहा जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। यदि किरणें वापस लौट आती है तो हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यदि किरणें लौटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती हैं तो उस घटना को कहा जाएगा अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन का मतलब होता है अपवर्तित हो जाना अर्थात मुड़ जाना। तो चलिएगा दोस्तों देखते हैं आपका अगला पॉइंट है हाँ देखिएगा दोस्तों, प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन के नियमों का पालन करता है। मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपवर्तन परावर्तन है क्या, इसको बस लिखवाते नहीं, बस केवल आपको समझा देते हैं कि अपवर्तन और परावर्तन के नियम है क्या। बड़े ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये है हमारा दर्पण, जिसे आप दर्पण कहेंगे। दर्पण है क्या? दर्पण एक ऐसा साधन है, एक बात और समझिएगा, दर्पण एक ऐसा साधन है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अब दूसरे भाषा में हम कैसे कहते हैं? किसी कांच का वह भाग, मतलब किसी कांच का वह टुकड़ा, भाग मतलब टुकड़ा या हिस्सा होता है, किसी कांच का वह भाग जिसकी एक सतह चिकनी होती है तथा दूसरी सतह पर पॉलिश लगी होती है, उस
दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उस भाग को हम लोग दर्पण कहते हैं। जैसा कि देखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, किसी कांच का वह भाग जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह पर पॉलिश लगी होती है, उसी भाग को हम लोग दर्पण कहते हैं। अब आपने अपने घरों में देखा होगा, सामने से चेहरा दिखाई देता है, उस पर कोई पॉलिश नहीं लगी होती, लेकिन आप उसके पीछे देखिएगा उस पर पॉलिश लगी होती है। तो अब आइएगा, देखते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं होती क्या है। यहाँ पे दर्पण है और उसमें नीचे क्या लगी हुई है, पॉलिश। दर्पण में नीचे क्या लगी है दोस्तों, पॉलिश लगी हुई है। अब यहाँ देखिएगा, अगर कोई किरण आएगी तो अब पॉलिश लगी है, उस पार जा नहीं सकती। आप खुद टॉर्च जला के देख सकते हैं, किरण उस पार बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। आप इधर से किरण भेजे हो तो इधर से किरण वापस चली जाएगी, किसी भी दिशा में चली जाएगी, लेकिन किरण वापस लौट ही जाएगी। आपने ऊपर की तरफ से भेजा था किरण को, तो किरण ऊपर की दिशा में ही चली जाती है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो किरण दर्पण की ओर आ रही थी उस किरण को नाम दे देते हैं आपतित किरण का। किस किरण का, आपतित किरण का। जो किरण लौट के जा रही, लौटने का मतलब होता है परावर्तन। अब ये है कौन सी किरण, परावर्तित किरण। इस किरण को नाम दे देते हैं दोस्तों कौन सी किरण, परावर्तित किरण। और ये जिस बिंदु पर गिरी हुई है उस बिंदु को एक नाम देते हैं दोस्तों, कौन सा बिंदु है ये, आपतन बिंदु। देखिएगा दोस्तों, जो किरण दर्पण पर गिर रही है उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, जो लौट रही है उस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। लेकिन जिस बिंदु पर गिर रही है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ आगे देखिएगा, आगे पॉइंट क्या होता है। अब आपतन बिंदु पर हम लोग 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींच देते हैं। आपतन बिंदु पर दर्पण के साथ में कितने अंश का दोस्तों, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड या किरण या जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब कहते हैं। जो ये आपको किरण दिखाई दे रही है, जो आपके दर्पण के साथ समकोण बना रही है, उस किरण को हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो ये बात आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, परावर्तन है क्या, कैसे होता है। अगर हमने टॉर्च जलाया, किरण उसी दिशा में लौट के चली गई, चाहे डर गई हो, लेकिन ऊपर से जलाया तो ऊपर गई हो, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन ये दूसरी घटना देखिएगा दोस्तों, दूसरी घटना क्या होती है, आप देखिएगा ऊपर वायु है, जहां टॉर्च लेकर खड़े हैं, ऊपर वायु है, नीचे समुद्र है, तालाब है या नदियां है, झरने है, कुछ भी है, नीचे जल भरा हुआ है। नीचे क्या भरा हुआ है दोस्तों, तो नीचे जल भरा हुआ है। यहाँ पर ऊपर कोई और पदार्थ है, नीचे कोई और पदार्थ है, तो हम कह सकते हैं ऊपर दूसरा माध्यम और नीचे दूसरा माध्यम है, सब अलग अलग है। तो ऊपर वायु भरा है और नीचे क्या भरा है दोस्तों, तो नीचे जल भरा हुआ है। अब यहाँ देखिएगा, वायु गैस है और गैसों के कण, जो वायु गैस है उस गैस के कण दूर दूर होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं विरल माध्यम। विरल मतलब जब माध्यम के कण दूर दूर होंगे तो उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, विरल माध्यम कह देंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं सघन माध्यम क्या होता है। यानी ऐसे माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं, उन माध्यमों को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। तो पानी के कण देखिएगा दोस्तों, पानी द्रव है और द्रव के जो कण होते हैं वो गैसों से पास पास होते हैं। तो गैसों के कण दूर दूर है, जबकि पानी के कण गैसों की तुलना में पास पास होते हैं, इसलिए वायु को कहा जाएगा दोस्तों विरल माध्यम, जबकि जल को कहा जाएगा यहाँ के लिए सघन माध्यम। क्या कहा जाएगा दोस्तों, सघन माध्यम। अब हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो पानी से किरण वापस जाने वाली नहीं है, किरण पानी में प्रवेश कर जाएगी। आप टॉर्च को किरणों की यानी टॉर्च को जलाइए तो सही जल के भीतर, किरणें वापस नहीं जाएंगी बल्कि जल के अंदर चली जाएंगी। आपको जल के अंदर का भाग दिखाई देगा स्पष्ट, यदि जल साफ और स्वच्छ है तो। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर ये आपका तल है, ये आपका क्या है, तल है, जिसे हम अपवर्तक तल कहते हैं, ये वापस कर रहा था, इसके हम इसे परावर्तक तल भी कह सकते हैं। लेकिन ये वापस नहीं करेगा, किरणों को मोड़ देगा।
और मोड़ने की घटना को हम लोग दोस्तों कहते हैं अपवर्तन, इसलिए इस तल को कहा जाएगा अपवर्तक तल। क्या कहा जाएगा? अपवर्तक तल। तो आइए देखते हैं, यहाँ से कोई किरण आ रही है, सेम वही परिभाषा है, किरण आ रही है तो जब तल की ओर आ रही है तो इस किरण को नाम दिया जाएगा दोस्तों आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिर रही है उस बिंदु को क्या कहा जाएगा? देखिएगा दोस्तों, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। कौन बिंदु कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है दोस्तों। जिस आपको जो बिंदु दिखाई दे रहा है, जिस पर किरण गिर रही है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। अब आइए देखते हैं, ये तो आपका तल है और ये है आपतन बिंदु। अब किरण दूर नहीं जाएगी बल्कि मुड़ जाएगी। तो अब आइए देखते हैं मुड़ेगी कहाँ। अब यहाँ तल के साथ में 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा दोस्तों अभी आपको बताएं अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। तो ऐसे ही यहाँ पर एक अभिलंब डाल दीजिए जो 90 अंश पर सीधा गया हो। ये ऊपर का अभिलंब ऊपर है दोस्तों, नीचे वाले तल का यानी नीचे वाले माध्यम का अभिलंब नीचे है। ये किरण इसे सीधे जाना चाहिए था। यदि यहाँ पर जल नहीं होता, अगर वहां नीचे जल नहीं होता तो किरण बिल्कुल ही सीधी गई होती। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिएगा, नीचे जल है और जल कैसा माध्यम है? तो आप जानते हैं जल सघन माध्यम है। नियम है जिसे आप जानते हैं, जब आप भीड़ में जाएंगे तो आपकी चाल घट जाएगी अर्थात धीमी हो जाएगी। जब आप विरल से सघन में जाते हैं तो जब आपकी चाल घट जाती है तो किरणों की चाल भी घट जाती है। और जब किरणों की चाल घट जाती है तो आप समझ सकते हैं किरणें, यानी जैसे आप मान लीजिए मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, आपकी स्पीड अगर बढ़ गई तो मीटर बढ़ जाएगा और यदि आपकी चाल घट गई तो मीटर डाउन हो जाएगा। वही सेम कंडीशन यहाँ लग रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब आप विरल में थे और विरल से सघन में गए तो आपकी चाल घट गई और चाल अगर घट गई तो मीटर, मोटरसाइकिल का जो मीटर होता है वो डाउन हो जाएगा। स्पीड बताने वाला जो मीटर होगा वो डाउन हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये डाउन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपकी चाल घटी तो मीटर भी कहाँ गया? नीचे। अब यहाँ आप समझ सकते हैं, अगर कोई किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, ये झुक गई है, इसे जाना था सीधे लेकिन सीधी नहीं गई है बल्कि झुक गई है। इतना झुक चुकी है ये, तो कहा गया अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। इसी तरीके से देखिएगा, हो सकता है कुछ ऐसी स्थितियां सामने आ जाए, नीचे भरा हुआ हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे है जल। नीचे क्या है दोस्तों? जल ही है। नीचे तो जल ही था और जल ही है, मान लिया गया कि जल है। लेकिन ऊपर है कांच। ऊपर क्या है दोस्तों? कांच है और कांच एक ठोस है और ठोस के कण पास पास होते हैं। ठोस के कण कहाँ होते हैं? दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। चलिए अच्छा ठीक है, देखते हैं। यहां देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका है तल और नीचे भरा हुआ है जल। यहाँ नीचे भरा हुआ है जल और ऊपर है कांच। आशा करते दोस्तों कांच कैसा माध्यम होगा आपको समझ में आया होगा। कांच ठोस है और ठोस के कण पास पास होते हैं और अगर ठोस के कण पास पास है तो हम कह सकते हैं कि एक सघन माध्यम है। और अगर ये एक सघन माध्यम है तो आप समझ सकते हैं क्या है? सघन, क्योंकि ये कण पास पास है। जल के कण दूर दूर होते हैं कांच की तुलना में, तो हम कह सकते हैं जल हमारा यहाँ पर विरल हो गया। क्या हो गया दोस्तों? जल कैसा माध्यम हो गया आपका? जल तो हो गया विरल माध्यम। अभी तक आपका क्या था? सघन माध्यम था जल। तब जब ऊपर वायु थी तब, क्योंकि वायु के कण दूर दूर थे, जल के कण पास पास थे, तो वायु की तुलना में तो जल सघन था। लेकिन अब यहाँ देखते दोस्तों, कांच और जल की बारी आ रही है, तो कांच के कण पास पास है, जल के कण दूर दूर हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, वही जल जो भी सघन था यहाँ विरल हो जाएगा क्योंकि कांच सघन है। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे समझिएगा, आप मान लो मार्केट में हैं, मतलब भीड़ में हैं, तो आपकी चाल कम है और जैसे आप भीड़ से बाहर जाते हैं, भीड़ कम होती है, आपकी चाल बढ़ जाती है। और जब आपकी चाल बढ़ जाती है तो आपका अगर मोटरसाइकिल है तो उसका मीटर धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। ये आपने आभास किया होगा, देखा होगा दोस्तों। तो इतना ध्यान देना है आपको,
ये तो है आपकी आपतित किरण। कौन किरण है दोस्तों? ये है आपतित किरण। ये है आपका आपतन बिंदु। कौन बिंदु है? इस बिंदु का नाम है, यहां लिखे हैं दोस्तों, समझ लेना, ये आपका है, बस केवल आपतन लिख दे रहे हैं, आपतन बिंदु है ये है आपतन बिंदु। अब देखिएगा दोस्तों, किरण वापस जाने वाली नहीं है, क्योंकि किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, क्योंकि दोनों पारदर्शी हैं, लौटने वाली नहीं है। अब ये किरण जाएगी तो दोस्तों इसे जाना कहाँ चाहिए था? अगर जल ना होता, कांच होता दोनों ओर, तो बिल्कुल सीधा निकल जाती, बिल्कुल भी विचलित नहीं होती, यहाँ तक चली जाती। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर यहाँ तक जाएगी नहीं है, क्योंकि माध्यम चेंज हो चुका है। और जब माध्यम चेंज होगा तो आप अपने ऊपर लेकर देखिएगा। जैसे आप भीड़ में हैं, और भीड़ में है तो आपकी चाल कम होती है, जैसे आप भीड़ से आगे बढ़ते हैं आपकी चाल भी बढ़ जाती है, और चाल जैसे बढ़ती है आपकी मोटरसाइकिल का जो मीटर धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ भी इसका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अब ये ऊपर जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप लोग खुद ही बताएंगे। अगर यहाँ से ऊपर गई, मतलब अगर ये ऊपर जा रही है तो अभिलंब से दूर भाग रही है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, अगर चाल का मीटर डाउन हुआ था तो अभिलंब की ओर झुक गई थी। अभिलंब यही है, देखो उसकी ओर झुकी है कि नहीं झुकी है, लेकिन यहाँ झुकेगी नहीं बल्कि दूर हट जाएगी, क्योंकि जैसे आप भीड़ से हट जाते हैं तो आपकी चाल बढ़ जाती है, मीटर उठ जाता है। सेम वही कंडीशन यहाँ है दोस्तों, अगर आप सघन से विरल में जाते हैं आपकी चाल बढ़ जाती है, आपका मीटर ऊपर की ओर चला जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अभिलंब से दूर हट रही है। देखिएगा दोस्तों, हट रही है कि नहीं हट रही है? साफ साफ हट रही है। तो अब उम्मीद की जाती है कि आपको जितना भी पॉइंट हमने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब अपवर्तन और परावर्तन की परिभाषा की बात रह जाती है दोस्तों, तो अगले टॉपिक में हम जरूर बताएंगे, क्योंकि समय हो रहा है और अब आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब आप लोग इसे नोट कर लेना और फिर इसे याद भी कर लेना, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद वीडियो को शेयर जरूर करना। हाँ दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तब भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, जिससे हम और अच्छे वीडियो बना पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।